ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको एरे लिस्ट कलेक्शन की जो एरे लिस्ट है उसमें कैसे डेटा ऐड करते हैं, डेटा की साइज कैसे हम देखते हैं, और आइटेटर के साथ कैसे हम उसको डिस्प्ले करते हैं, डेटा को एरे लिस्ट से वन बाय वन कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने आपको बताई थी। हम्म, एक दूसरी चीज हमने आपको निकालना डेटा बता दिया था, ट्रेवर्सिंग बता दी थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉर लूप का यूज करके यहाँ देख लिया था हमने। अब आइटेटर का यूज करके हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख चुके हैं, लिस्ट आइटेटर का यूज करके। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी देख चुके हैं, और फॉर ईच लूप का यूज करके भी हम देख चुके। ठीक है, ये हमने सारा कुछ किसके साथ किया हुआ है, स्ट्रिंग के साथ किया हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग भी होता है, तो स्ट्रिंग के साथ हमने किया, लेकिन रियल में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग का यूज रखने के लिए, डेटा रखने के लिए बहुत कम होता है। ठीक है, तो जनरल में क्या होगा, जनरली जो है जब हम रियल सिनेरियो की बात करेंगे तो एरे लिस्ट के अंदर हमें ऑब्जेक्ट को स्टोर करना होता, और स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने आपको स्ट्रिंग करके दिखाया है। लेकिन कभी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब आप जब कंपनी में काम करेंगे तो आपको क्या है, स्ट्रिंग रखने की जरूरत पड़ेगी। रेयर केस में कभी पड़ जाए तो बात अलग है, पड़ेगी नहीं तो उसके लिए मान के चलते हैं कि हमें एरे लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट रखना है, किसी इंप्लाई की इंफॉर्मेशन रखनी है। तो आपकी इंप्लाई की इंफॉर्मेशन रखनी है तो आपको क्या करना होगा, एक इंप्लाई नाम की क्लास बनानी होगी। तो एक बना लेते हैं, मान लीजिए हमें इंप्लाई का इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अंदर रखना है। ठीक है, कलेक्शन के अंदर इंप्लाई का इंफॉर्मेशन रखना, तो एक क्लास हम बनाएंगे इंप्लाई। अब इस क्लास में हमें इम्प्लाई का, मान लीजिए इम्प्लाई का हमें नाम रखना है, तो डेटा टाइप रखेंगे INT, या सॉरी स्ट्रिंग नेम, उसका कंपनी का नाम रखना है तो स्ट्रिंग कंपनी नेम, मान लीजिए उसका एज रखना है वाई एज। ठीक है, अब इसमें क्या है, मुझे इम्प्लाई, किसी इम्प्लाई का नाम, कंपनी का नाम और एज रखना है। तो दो तरीके होते हैं हमें डेटा रखने के किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, एक कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप रख सकते हैं, या मेथड का यूज करके हम रख सकते हैं। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, इम्प्लाई का नाम, कंपनी नेम, एज आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए, उस केस में हमें क्या बनाना होगा, कंस्ट्रक्टर। तो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर में हम दे देंगे स्ट्रिंग नेम, कामा स्ट्रिंग सी नेम, INT। ठीक, अब डेटा सेट करना है हमको, ये वाला डेटा डालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेम।
सेम रहेगा, तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। दिस डॉट सी नेम इक्वल टू सी नेम हो जाएगा। और दिस डॉट एज इक्वल टू एज। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, तीनों वैल्यू, नेम की वैल्यू दे देंगे, कंपनी नाम देंगे और एज देंगे, वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब उसे मुझे डिस्प्ले करना है। मैंने एक मेथड लिख लिया, वाइड या वाइड ईएमपी डिटेल अप्लाई डिटेल। ठीक है, अब मैं इसको चाहूंगा कि ये डिस्प्ले हो जाए, इंफॉर्मेशन लिख देंगे, सिस्टम आउट प्रिंटलन नेम, नेम नाम का वेरिएबल लिया, कंपनी नेम, कंपनी का नेम हो गया और एज। ये हमने क्या कर लिया, एक क्लास बना लिया, सिंपल सा। अब इस इम्प्लाई को मुझे क्या करना, रखना है। इम्प्लाई को क्या करना है, बहुत सारे इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इम्प्लाई इज इक्वल टू न्यू इम्प्लाई, इम्प्लाई वन। अब इस इम्प्लाई में नाम देंगे, कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंपनी का नाम, ये आपका हो गया पहला इम्प्लाई। इस तरह से दूसरा इम्प्लाई, तीसरा इम्प्लाई, तीन चार इम्प्लाई का नाम, इम्प्लाई पहले बनाना होगा। दूसरा इम्प्लाई हमने दे दिया E2, यहाँ रखा बी, ये भी काम करता है। E3 इम्प्लाई, तीसरा इम्प्लाई, ये हो गया, ये भी। ये हमारा होगा, तीन इम्प्लाई हो गए। अब इन तीनों इम्प्लाई को मुझे क्या करना, मैनेज करना है, एक जगह इकट्ठा करना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमें डायनेमिकली इन इम्प्लाई को रखना है। एरे लिस्ट बनाएंगे हम, एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू इम्प्लाई। अब इसमें एयर डॉट ऐड करेंगे,
और एम्प्लॉय को क्या करेंगे, ऐड करेंगे E1। तो उसमें E1 एम्प्लॉय में क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है। अब दूसरे एम्प्लॉय को ऐड करना है, तो दूसरा एम्प्लॉय भी ले लेंगे E2। तीसरे एम्प्लॉय को ऐड करना है तो ये तीनों एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, एरे लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक। अब इन्हें हमको क्या करना, ट्रेवर्स करना। यहाँ पे हमने जो एरे लिस्ट बनाया है इसका कोई फॉर्मेट नहीं है एक्चुअल में। ये एरे लिस्ट ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ इसके अंदर इम्प्लाई का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सके, किसी और ऑब्जेक्ट को स्टोर ना किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे जो है नया जो सिंटेक्स दिया गया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो यहाँ पे भी क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर आप बताएंगे कि क्या किस क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो आप इम्प्लाई यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इम्प्लॉय। और यहाँ पे भी इसको, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो लिखिए चाहे तो ना लिखिए। यहाँ पे ये इधर लिख देंगे, इधर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, सिंटेक्स दोनों अलाउड है, ब्लैंक छोड़ देंगे तब भी चलेगा। ठीक है। तो ये एक नए तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इसको बोला जाता है जेनरिक। ये जेनरिक इसको बोलते हैं। ये जो भी है इस एरे लिस्ट में सिर्फ इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट ऐड किया जा सकता है, दूसरे का ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने इम्प्लाई बनाते समय बताया कि इम्प्लाई के लिए लिस्ट बनाई गई, एरे लिस्ट बनाई गई है, तो सिर्फ इम्प्लाई को ही ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है यहाँ पे जो ये लिखा गया है, इसके जगह पे आप ई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। एयर डॉट ऐड कर दीजिए और सीधा सीधा क्या कीजिए, इसके अंदर ई न्यू लिख दीजिए, न्यू। नंबर ऑफ लाइन कम हो जाएगा, न्यू एम्प्लॉय। और ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली ई लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी, डायरेक्टली आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो आपको मर्जी है, जो तरीका है आप लिख सकते हैं। अब इसको डिस्प्ले करना है तो E1 में जो डेटा डिस्प्ले करने के लिए E1 का इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। E1 को डिस्प्ले के लिए इम्प्लाई डिटेल E1 के लिए अलग चलेगा। E1 की इंफॉर्मेशन आएगी, नेम उसका ए है, कंपनी का नेम है CL है, और A35। अगर इसका होगा फिर यही मेथड इस ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, उस केस में BSCL और 40 आएगा। और वही मेथड हाँ E3 के लिए चलेगा, तो उसके इसमें CSCL और 5 आएगा। इसका मतलब है इसको अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले अलग चलेगा, सॉरी इम्प्लाई डिटेल अलग चलेगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। रियल टाइम सिनेरियो है ये, इस तरह से। अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे सबसे पहला क्या काम करते हैं, एक इम्प्लाई नाम का क्लास बना लेते हैं। इम्प्लॉय इस एम्प्लॉय के अंदर
उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सी नेम एंड एज। ठीक। अब कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए। राइट क्लिक करा, सोर्स में जाके जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, बन गया कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है, वाइड इम्प्लाई डिटेल्स, अब डेटा को डिस्प्ले कर लेंगे। नेम को नेम से कंपनी नेम, कंपनी नेम और यहाँ पे सी, यहाँ पे लिखा आपने एज, यहाँ पे। तो ये क्लास बन गई आपकी एम्प्लॉय क्लास, जिसका इंफॉर्मेशन आपको कलेक्शन के अंदर स्टोर करना है। अब हम एक मेन बना लेते हैं, एम्प्लॉय मेन। एम्प्लॉय मेन, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेथड होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो सबसे पहले अगर हमको यूज करना है तो इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले तरीके में। E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये नाम दिया, जो भी एज हम देना चाहें हम दे सकते हैं। पहला ऑब्जेक्ट बन गया। ये थर्ड ऑब्जेक्ट बना, नाम रखा हमने सी एल, ठीक है। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को हमें कलेक्शन के अंदर रखना है। एरे लिस्ट, देखिए यहाँ पे अपने आप ये ई आ गया। आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये पुराना सिंटेक्स है, इसमें एयर डॉट ऐड, ऑब्जेक्ट को ऐड करना, ऑब्जेक्ट मतलब E1 E2 कर सकते हैं। E1 तो तीनों यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है, ऐड द ऑब्जेक्ट इनटू द एरे लिस्ट। अब आइटरेट करना है, डिस्प्ले करना है,
तो डिस्प्ले करने के लिए आपके पास आइटेटर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस ऑर्डर में आप डालें उसी ऑर्डर में चाहते हैं, पहले ए आए फिर बी आए फिर सी आए। तो आप ठीक है, तो ए एल डॉट आइटेटर। आइटेटर इंटरफेस हो गया। अब आपको चेक करना है इसमें एलिमेंट है कि नहीं। वाई टी आर डॉट है, ये बताएगा डेटा है या नहीं है। डेटा है तो हम लूप को दे देते हैं वाइल। डेटा निकालना है तो आई टी आर डॉट नेक्स्ट। डेटा निकलेगा लेकिन ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तो इसको इम्प्लाई फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। ठीक, क्यों इम्प्लाई रखे हो तो। अब इसको डिस्प्ले भी करना है, ई डॉट डिस्प्ले, स्लाइड। ये जो है इम्प्लाई डेटा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मैसेज डाल दीजिए, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, एक तरीका ये है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लाई बना सकते हैं यहाँ। इम्प्लाई बना के उसके अंदर ऐड कर लिया आपने, और आइटेटर का यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट आएगा, ई डॉट इम्प्लाई करेंगे, डिटेल करेंगे तो इम्प्लाई का इंफॉर्मेशन ऑर्डर में पहले ए वाला का आउटपुट आएगा, फिर बी वाले का, फिर ई। यहाँ देखिए आ गया, इम्प्लाई डिटेल ए नेम एस सी एल, बी ए सी। ये तरीका हो गया रियल टाइम में कैसे डेटा हम रखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के तरीके के हिसाब से जो हमने लिखा है, ये आउटपुट तो दे रहा है लेकिन सही तरीका नहीं है, गुड अप्रोच नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा आप चाहें तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, तो कमेंट कर देते हैं ये वाला लाइन। ठीक, और सीधे आप इसको भी यहाँ डाल सकते हैं, जहाँ ये है वहां पे डाल। तो बोलते हैं एनामनस ऑब्जेक्ट, पढ़ाया है मैंने आप, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका नाम ना हो तो बोलते हैं एनामनस ऑब्जेक्ट। तो न्यू से बन गया और ऐड हो गया, नाम ई2 देने की जरूरत नहीं है। ई2 देने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम आएगा। नंबर ऑफ लाइन हमारे क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ये इफिशियंट कोड है। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये वाला तरीका यूज मत, बच्चों वाला ये तरीका है, ये ना कंपनी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे
ये वार्निंग आ रहा है, एरे लिस्ट है रेफरेंस टाइप, रेफरेंस टू जेनरिक टाइप, जेनरिक टाइप बनाइए। जेनरिक टाइप का मतलब है कि जिस तरह का डेटा है उस तरह का ई का मतलब है वो डालिए, जो कि हमने क्या है ऐसे ही डाल लिया है, कुछ भी डाल। बेस्ट ऑप्शन है कि ये नया तरह से डिजाइन किया गया है, तो नए तरह से अगर डिजाइन किया गया तो नए तरीके का कोड लिखिए। तो वहां पे आप ये वार्निंग को हटाना चाहते हो, नहीं चाहते, पुराना तरीका है, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया तो जेनरिक बनाया गया। जेनरिक, जेनरिक का मतलब है इसके अंदर सिर्फ इम्प्लाई का इंफॉर्मेशन आ सकता है। तो आप ब्रैकेट लगा के यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है ऐसे, ठीक है, इस तरह। ये भी तरीका है, या फिर आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, तब भी चलेगा। अगर आपने नहीं लिखा है तभी वो बात है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से, अब देखिए एरर क्या हो गया, हट गया। अब जो वार्निंग था वो हट गया, देखो नया तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जब आप ये बना रहे हैं तो रखोगे तो कोई भी चीज रखनी नहीं, यहाँ किसका रखना है, इम्प्लाई का। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, इम्प्लाई करो। ओके, ठीक है। तो ये देखिए आप एक नए तरीके से आपने यूज करा, या लिस्ट का बनाया, इम्प्लाई का बनाया, तो इसका मतलब इम्प्लाई का ऑब्जेक्ट ही इसके अंदर जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आप ऐड करें किसी और क्लास का, जैसे हमारे पास एक और क्लास ईएमपी पहले से, ईएमपी का ऐड करेंगे तो इसमें ऐड नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ऐड करके देखो जरा, एयर डॉट ऐड, ठीक है, न्यू ईएमपी, ठीक है। और इसके अंदर आप डाल डी टीसीएस और ये मना कर दिया इसने, क्या कह रहा है, मेथड ऐड इम्प्लाई बनाया है और आपको यहाँ इम्प्लाई आप डाल रहे हैं, नॉट अप्लीकेबल फॉर आर्गुमेंट इम्प्लाई, यानी जो इसके लिए बनाया है वही होगा, दूसरा आप नहीं दे सकते, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, इम्प्लाई को हटा देते हैं। क्या करते हैं, इम्प्लाई को, अब देखो क्या हो गया, इम्प्लाई का भी ऐड हो गया और ईएमपी का भी ऐड हो गया, ठीक है ना। होना ही नहीं चाहिए, जब इम्प्लाई के लिए आपने आप कुछ बताया नहीं है, आपने जेनरिक नहीं बनाया, किसी का भी ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट से मतलब है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, एमपी का है, इम्प्लाई का है, उससे उसको मतलब नहीं है। ये तरीका क्या होगा, गलती होगा। अगर इसको आप चलाओगे, यहाँ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, लेकिन वो ऐड तो हो ही जा रहा है। देखो, रन करते समय उसको इम्प्लाई वाला चीज दिखेगी, एमपी वाला नहीं दिखेगा, इसलिए टाइप कास्ट नहीं हो सकता, यानी इम्प्लाई को एमपी में टाइप कास्ट नहीं करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कंपाइल टाइम पे प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो ऐड कर लिया। इसलिए आप क्या करोगे, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इसको इम्प्लाई ऐसे बनाओ, फिर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो भी अरे लिस्ट बनाओगे तो सिमिलर टाइप का वो बनेगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से क्या करोगे, रियल टाइम में इस तरह से काम किया। अब एक और इसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, क्या, यहाँ पे इम्प्लाइज क्लास है, इम्प्लाई क्लास के अंदर आपने क्या दे रखा है, इम्प्लाई डिटेल रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप इस क्लास का पेरेंट की बात करो, पेरेंट, इस क्लास का पेरेंट क्लास कौन होता है, हर क्लास का पेरेंट क्लास कौन होता है, ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। इस क्लास का पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास, अभी भी अगर आप चलाओगे यही आउटपुट आएगा, लिखो ना लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, होता ही है वो, हर क्लास का पेरेंट क्लास ही दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट,
यहाँ पे, ठीक है। लिखना ना लिखना आपकी मर्जी, लिखा नहीं जाता। ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो हर क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं। देखो, जावा की जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट लैंग डॉट आगे। इस मेथड को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, ये भी मेथड को ऑलरेडी बता चुका। ठीक है। अब बात करते हैं इस मेथड की, पुशिंग मेथड। इसका मतलब है कि जब ये प्रोग्राम चलता है तो इसके अंदर ये जितने मेथड आपको दिख रहे हैं, ये 11 मेथड है इसमें। ये 11 मेथड आपके प्रोग्राम में आते हैं, आप यूज करते नहीं करते वो अलग बात है। 11 मेथड ये आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं किसी भी क्लास के अंदर। कोई भी क्लास बना रहे हैं, 11 मेथड अवेलेबल है इसके अंदर। यहाँ एक्सटेंड होके 11 आए हैं, इसमें आपने 2 आपने बनाए हैं, 11 वहां आए, वो है सब। ठीक है। अब मैं एक मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूँ। ओवरराइड करने का मतलब है कि मैं अभी ये इसके अंदर आता है तो सब 11 अगर यूज करोगे तो पेरेंट वाला चलेगा, उसमें कोई कोड नहीं है, कुछ है नहीं तो पता नहीं चलता। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा वाला चले, तो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है। अगर पेरेंट के पास वही मेथड है और चाइल्ड के पास वही मेथड है, सेम नाम का मेथड है, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड का चलेगा, पेरेंट का नहीं चलेगा। ठीक है। तो मैं उस मेथड को ओवरराइड कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे राइट क्लिक करा, सोर्स में गए और हमने यहाँ पे लिखा जनरेट, क्लिक करो, एक, ये बन गया, ओवरराइड का ऑप्शन आ गया। यानी अब अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो ये मेथड ओवरराइट हो जाएगा, तो ये जो मेथड है अपने आप चलेगा। ये मेथड क्या होगा, अपने आप चलेगा। और इस मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, ये नेम, एज और ये अपने आप इसने अपना एक बना लिया। देखो, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है इसका। इम्प्लाई लिख के आएगा, इम्प्लाई एड्रेस लिख के आएगा, इम्प्लाई का जो भी आप दे यहाँ नाम, इम्प्लाई का नाम फिर उसका सी नेम और कंपनी का नाम फिर एज, इस फॉर्मेट में बन के आएगा। ठीक। ऑटोमेटिक जब ये कॉल होगा, आपको ये लिखने की क्या जरूरत है। अगर आप चाहो तो उसको हटा सकते हो, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, हटा दिया हमने। यानी अब इम्प्लाई डिटेल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो चलेगा, आउटपुट आ जाएगा। अब यहां से आप क्या करो, इस मेथड को हटा दो। कौन से वाले को भाई, इसको हटा दिया। अब अगर इसको ई को प्रिंट करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई, ई को प्रिंट करोगे तो ई के साथ ट्रू स्ट्रिंग चलेगा। आप लिखो ना लिखो, आप लिखो या ना लिखो, ट्रू स्ट्रिंग ऑटोमेटिक चलेगा। क्यों कि ये पेरेंट क्लास का मेथड है। आपका चलेगा, आपका चलेगा। अगर इसको कमेंट कर दोगे तो पेरेंट का चलेगा, उसने कुछ दिया नहीं है। आपका ये चलेगा, आपका चलेगा तो मैसेज आ ही जाएगा। ठीक। लिख दोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आप। स्लाइड पे इम्प्लाई नाम आया, उसका नेम आ गया, उसका सी नेम आ गया फॉर्मेटेड वे में, ये आ गया, ये आ गया। अगर आप लिखना चाहो तो ठीक, नहीं लिखना चाहता हो तो ट्विस्टिंग मत लिखो, वो चलता ही चलता है। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे वो चलता ही चलता है। ये
एग्जीक्यूट होता है तभी वहां है, भी आउटपुट यही आएगा, अभी आउटपुट यही आएगा, है कि नहीं आया? अब ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग तरह का ये बना रहा है, आपको ये पसंद नहीं है, आपको दूसरे तरह का है, कोई बात नहीं, इसके लॉजिक बदल दो आप, ये मत लिखो। हम्म, हटा दो, ये सब हटा दो। तो अब क्या करेगा, नेम के सामने नेम प्रिंट कर देगा, या फिर बढ़िया है कि थोड़ा सुंदर बना लो इसको, उस तरह से नेम लिख दिया, यहाँ लिख दो कंपनी नेम, कंपनी नेम या एज, यानी जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, सेव करा, अब जरा चलाओ, आया, नेम इक्वल टू ये, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने ये देखा कि हाउ टू ऐड ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन इन रियल सिनेरियो, और कैसे उसको डिस्प्ले करा जाता है वो आपने देखा, कैसे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करा जाता है, जब आपको नॉर्मल मैसेज प्रिंट करना तो लंबा चौड़ा इम्प्लाइड डिटेल और लंबा चौड़ा लिखने के प्रिंट कराने की क्या है, सीधे ओवरराइड कर दो, अपने आप चल जाएगा, और आप अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से प्रिंट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हो, जरूरी नहीं इसी फॉर्मेट में, आपको ये नहीं पसंद आप अलग तरीके से लिखो, इक्वल साइन मत हटाओ, ठीक है। आप नहीं चाहते ऐसा, आप ये चाहते हो, ठीक है, इस तरह से प्लस साइन, फिर ये आपने लिख दिया, नेम आया, नेम के साथ नेम, खाली वैल्यू चाहते हो आप, ठीक है, खाली वैल्यू चाहते हो नेम आ जाए, उसके बाद एज आ जाए, खाली वैल्यू चाहिए आप कर सकते हो, या स्पेस दे दो, ठीक, यहाँ पे भी स्पेस दे दो, यहाँ पे भी space। अब क्या हो जाएगा, नेम करेगा प्रिंट करेगा, नेम की वेरिएबल की वैल्यू जो भी है, नेम है ना, नेम वेरिएबल की वैल्यू, उसके बाद स्पेस, फिर सी नेम की वैल्यू, फिर एज की, तो आपको फॉर्मेट बदल जाए, जैसा लॉजिक लिखना चाहो यहाँ आप लिख सकते हो, ये चलेगा ही चलेगा। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो पहले से बना होता है, उसको यूज करना चाहो तो उसको यूज कर लो। तो कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड का क्या यूज है, तो टी टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्या है, अगर ओवरराइड कर दोगे तो आपका लॉजिक चलेगा, अगर हाँ, अगर नहीं करेगा तो पेरेंट का चलेगा, और पेरेंट का चलेगा उसमें कुछ है नहीं, कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो खुद का बनाना तो बना लो, कॉल करना पड़ेगा, बूस्टिंग कर दोगे अपने आप का, फॉर्मेट चेंज करना है तो फॉर्मेट चेंज कर दो, अदरवाइज उसका जो बना बनाया फॉर्मेट है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो जब भी हमें कोई टेस्टिंग वेस्टिंग करना होता है कंपनी के अंदर, हम 3 घंटा ये नहीं लिखते, सीधे इसको क्या करते हैं, किसी भी क्लास के अंदर ओवरराइड करते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है आउटपुट हमको मिल जाता है। ये जावा ऑटोमेशन मैनुअल से मतलब नहीं है, ये जावा है, जावा में होता है ऐसा, आप मैनुअल टेस्टिंग में यूज करो, सेलेनियम में यूज करो, वेबसाइट्स में यूज करो, जहां मन करे वहां यूज करो, आपकी मर्जी, ये जावा है, जावा की बात हम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी में यूज होगा, इसका फंक्शनलिटी है, कहीं भी यूज कर लो। मैनुअल से मतलब नहीं है, मैनुअल हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हम जावा पढ़ा रहे हैं, अब ये कहाँ कहाँ किस टेक्नोलॉजी में जावा यूज होती है, जहाँ यूज होगी वहाँ ये काम करेगा, चाहे आप मैनुअल में करो, वेबसाइट बनाने में करो, ऐप बनाने में करो, जहाँ करो, इसका काम ये है, ये करें, ठीक है। दो तीन चीजें हमने बताई कि एरे लिस्ट के अंदर कैसे हम इम्प्लाई को ऐड करते हैं, दो तरीके से,
उसके बाद जेनरिक क्या होता है, जेनरिक ऑप्शन, जेनरिक जेनरिक कैसे बनाएंगे। फिर जेनरिक बनाने के बाद प्रिंटिंग का क्या मैकेनिज्म है, खुद का मेथड कॉल कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग का कॉल कर सकते हैं, और टू स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। अब कोई भी आगे कलेक्शन आप बनाओगे, स्ट्रिंग का डेटा भी इसके अंदर साथ ऐड कर सकते हो, या फिर आगे वेक्टर या फिर मैप या जो भी आप करेंगे, आप रियल टाइम इस तरह से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। या फिर रैपर क्लासेस का एक प्रोग्राम में बना के आपको दिखाऊंगा, रैपर क्लास, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर का भी इसमें डेटा आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको भी नहीं बता देंगे। तो यहाँ पे ये रियल सिनेरियो में ऐसे होता है, तो इतना देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर आई थिंक इतना कोई डाउट होगा नहीं, इसमें तो क्लियर हो गया। ठीक है, आज के इतना रखते हैं। अभी क्या करें, अब जो नहीं आ रहा उसको क्या करें, नहीं हो रहा, इसको स्टॉप करने पे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा।